हम लोग फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के चौथे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे। यानी हम लोग विद्युत धारा वाले चैप्टर को पढ़ रहे थे और विद्युत धारा चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको पीछे के वीडियो में कंप्लीट करा चुके हैं। और पिछले क्लास में हम आपको विद्युत धारा चैप्टर से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे थे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पिछले क्लास में हम आपको कुल 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा करा दिए थे। और आज के इस क्लास में हम लोग 45 के आगे जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शेष बच गए हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और 45 नंबर क्वेश्चन के आगे जितने सारे भी शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं, सारे क्वेश्चन को बारी बारी से करके आपको बताते हैं। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को ध्यान से कंसंट्रेट होकर के देखिएगा, क्योंकि जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए 45 नंबर प्रश्न हम आपको बताए थे कि 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है। इसमें हम आपको बता दिए थे कि 746 वाट को ही 1 हॉर्स पावर बोलते हैं। अब 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस, जिसको R से सूचित करते हैं। तो देख लीजिए, हम आपको बताए हैं V बराबर IR। ठीक है, हम आपको V बराबर IR ओम का नियम बताए थे। यदि हम लोग यहाँ से R यानी कि रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध बराबर निकाल लें तो क्या हो जाएगा, V बटे I हो जाएगा। तो R का फॉर्मूला क्या होता है, V बटे I होता है। तो देख लीजिए C नंबर ऑप्शन में R बराबर V बटे I है, यानी कि प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन सा होता है, R बराबर V बटे I। जहां पर R क्या है, रेसिस्टेंस है, V क्या है, वोल्ट हो गया, और I क्या है, विद्युत धारा हो गया। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखेंगे। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है। कहने का मतलब कि 47 नंबर प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि 1 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, हम आपको बताए थे 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना एम्पियर होता है। तो 47 का सही जवाब हो जाएगा 10 के पावर -6 एम्पियर। ठीक है, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 के पावर -6 एम्पियर, यानी कि C नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, 48 का A नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। ठीक है, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित कौन करता है, तो I² R करता है, हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो 49 का A नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत शक्ति को निरूपित I² R करता है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा संबंध सत्य है। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा संबंध सत्य है, V बराबर I बटे R की V बराबर R बटे I की V बराबर IR की V बराबर IR²। तो ओम का नियम हम आपको क्या बताए हैं, V बराबर IR बताए हैं। तो इसमें से कौन सा संबंध सही हो जाएगा, C नंबर, यानी कि V बराबर IR। 50 का C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ओम का नियम किसने दिया था, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ओम के नियम का प्रतिपादन किसने किया। 51 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, VVI क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ओम का नियम किसने दिया था, तो जॉर्ज साइमन ने दिया था। ठीक है, 51 का A नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और ओम का नियम क्या कहता है, तो V बराबर IR कहता है। ठीक है, हम आपको बता चुके हैं। तो ओम के नियम का प्रतिपादन किसने किया, या फिर ओम का नियम किसने दिया, तो जॉर्ज साइमन ने दिया। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं। विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए, तो विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए हम लोग प्रतिरोध लगाते हैं, लेकिन इसमें भी प्रतिरोध एम्पियर प्रतिरोध की, परिवर्ती प्रतिरोध की, प्रकाश प्रतिरोध की, ओम प्रतिरोध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परिवर्ती प्रतिरोध। 52 का A नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। अब 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। परिपथ में जब तार की लंबाई दुगना कर दिया जाता है तो एमीटर का पाठ्यांक क्या हो जाता है। जब तार की लंबाई को दुगना करेंगे, ठीक है,
तब एमीटर का पाठ्यांक आधा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 53 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन इसी प्रश्न के जैसा एक चीज और हम आपको बताए थे कि जब तार की लंबाई को दुगना करेंगे तो प्रतिरोध का मान 4 गुना बढ़ जाएगा। हम आपको प्रश्न भी बताए थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बताए थे कि जब परिपथ में तार की लंबाई को खींच करके दुगना कर दिया जाता है तो परिपथ में प्रतिरोध का जो मान होता है वो बस 4 गुना बढ़ जाता है। लेकिन जब तार की लंबाई दुगना कर दिया जाए तो एमीटर का पाठ्यांक आधा हो जाता है। दोनों प्रश्न में आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब 54 नंबर प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, तो इसका सही जवाब यूनिट हो जाएगा। ठीक है, यूनिट, क्योंकि आप सभी लोगों के घरों में जो आता है बिजली उसको यूनिट में निकालते हैं, उसको kWh यानी कि किलोवाट घंटा भी बोला जाता है। लेकिन जो व्यापारिक मात्रक है वह यूनिट ही होता है। 54 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न है कि धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता होती है। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता है वह कम है कि अधिक है कि अत्यंत कम है कि अत्यंत अधिक है। 55 नंबर प्रश्न, सही जवाब कौन सा होगा, तो ध्यान रखिएगा धातु और मिश्र धातु का जो प्रतिरोधकता होता है वह बहुत कम होता है, यानी कि अत्यंत कम हो जाएगा। 55 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 56 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। यदि आप लोग क्वेश्चन का आंसर जान रहे हैं तो नीचे लाइव चैट में फटाफट से बताते चलिएगा ताकि आपको भी पता चल सके कि कितने प्रश्न का सही जवाब हम बता पा रहे हैं। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है कि कांच तथा रबड़ जैसे विद्युत रोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस कोटि की होती है। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि कांच तथा रबड़, कहने का मतलब कि जो कुचालक पदार्थ होते हैं उसकी प्रतिरोधकता कितना होता है। तो 56 का सही जवाब हो जाएगा 10 के पावर 12 से 10 के पावर 17 ओम मीटर तक। ठीक है, कांच तथा रबड़ जैसे विद्युत रोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता 10 के पावर 12 से 10 के पावर 17 ओम मीटर तक होता है, इसलिए 56 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न है जो कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। विद्युत धारा का मान निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि आई का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो सीधे हम लोग इसमें ओम का नियम लगा देंगे, V बराबर IR लगा देंगे। और जब V बराबर IR लगाएंगे तो चूंकि हमसे विद्युत धारा का मान पूछा जा रहा है इसलिए I बराबर क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। अब V की जगह पर V का वैल्यू और R की जगह पर R का वैल्यू रख देंगे। तो V का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है, और R का वैल्यू कितना है, 1200 ओम दिया हुआ है। ठीक है, 1200। तो चलिए इसको काट छांट करते हैं तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, 11 दूनी 22 और 60 दूनी 120, मतलब कितना आ गया, 11/60 आ गया। अब यदि हम लोग 11/60 को डिवाइड करेंगे तो 0.18 एम्पियर आएगा। कितना आएगा, 0.18 एम्पियर आएगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। इसका मतलब कि 57 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा, तो 0.18 एम्पियर लेगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न सेम उसी प्रकार का प्रश्न है कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, यानी कि रेसिस्टेंस, यानी कि R बराबर कितना दिया हुआ है, 100 ओम दिया हुआ है, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। यानी कि फिर से यहाँ पर आपसे धारा का मान पूछा जा रहा है, यानी कि विद्युत धारा बराबर, तो फिर से हम लोग V बराबर IR फॉर्मूला यानी कि ओम के नियम वाला फॉर्मूला लगा देंगे और I बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। तो चलिए V की जगह पर हम लोग V का वैल्यू रखते हैं। तो V हमारा दिया हुआ है 220 वोल्ट और नीचे R का वैल्यू दिया हुआ है 100। तो चलिए इसको एक शून्य से एक शून्य काटते हैं, 5 दूनी 10 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, मतलब 11/5 आ गया। और यदि हम लोग 11/5 को डिवाइड करेंगे तो 2.2 एम्पियर आएगा। कितना आएगा, 2.2, यानी कि 58 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा, तो 2.2 एम्पियर की धारा लेगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए 59 नंबर प्रश्न है कि 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है।
एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे हम आपको जितने सारे भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बता रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर विद्युत धारा वाला चैप्टर से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो जितना क्वेश्चन हम आपको बता देंगे उसी में से आएगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए, तो 59 नंबर क्वेश्चन का यदि आप लोग आंसर जानते हैं तो फटाफट से बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर आपको करंट का झटका लगता है, यानी कि आपको लाइन मारता है, तो 1 सेकंड में ही, ठीक है, 1 सेकंड में ही आपके शरीर में 1 कूलम आवेश प्रवाहित कर जाता है। मतलब कि अगर आपको झटका मारता है करंट का, तो समझिए कि आपके शरीर में 6.25 गुने 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है। तुरंत आपके शरीर में उतना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है 1 सेकंड के अंदर में ही। तो समझिए 59 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन, यानी कि एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। चलिए, 60 नंबर क्वेश्चन बताइए, विद्युत विभव कौन सी राशि है? विद्युत विभव कौन सी राशि है? सदिश है कि अदिश है? तो ध्यान रखिएगा, विद्युत विभव अदिश राशि है। ठीक है, विद्युत जो विभव है वह अदिश राशि है। सदिश राशि और अदिश राशि भी आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा, और इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपको आगे बता देंगे। चलिए, 61 नंबर क्वेश्चन है कि वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? हम आपको बताए थे कि अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्टमीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो 61 का सही जवाब ए नंबर ऑप्शन, यानी कि समांतर क्रम हो जाएगा। चलिए, 62 नंबर क्वेश्चन है कि अमीटर को श्रेणी क्रम में ही क्यों जोड़ते हैं? जाहिर सी बात है कि आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अमीटर को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में ही क्यों जोड़ते हैं? तो 62 का सही जवाब हो जाएगा कि कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। अगर समांतर क्रम में हम लोग अमीटर को जोड़ देंगे तो उसका प्रतिरोध बहुत अधिक प्राप्त हो जाएगा, लेकिन कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए ही अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी कि 62 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। चलिए, 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिस विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? जिस विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे दिष्ट धारा कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, 63 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, 64 नंबर क्वेश्चन है कि वोल्टमीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? अभी हम आपको बताए कि अमीटर को श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का मान कम हो जाए, लेकिन वोल्टमीटर को हमेशा समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। सीधे श्रेणी क्रम का उल्टा, सीधे अमीटर का उल्टा वोल्टमीटर हो जाएगा। ठीक है, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? तो 65 का सही जवाब हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा। अभी हम आपको बताएं कि अगर एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसको दिष्ट धारा बोलेंगे, लेकिन अगर दोनों दिशा में प्रवाहित हो रहा है तो उसको प्रत्यावर्ती धारा बोलेंगे। तो दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, 66 नंबर क्वेश्चन है कि जिस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं? जिस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उसको क्या कहते हैं? आवेश कहने का मतलब हुआ कि विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो रहा है, तो जिस पदार्थ में विद्युत धारा आसानी से आर पार कर जाता है उसको सुचालक पदार्थ बोलते हैं। तो इसका सही जवाब सुचालक हो जाएगा, 66 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, आपको क्वेश्चन हर हाल में समझ में आ जाएगा। चलिए, 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध बढ़ता है कि घटता है? 67 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के बाद संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध घटता है कि बढ़ता है? तो इसका सही जवाब बढ़ता है हो जाएगा। 67 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, 68 नंबर क्वेश्चन है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। हम आपको बताए थे कि चालक का प्रतिरोध किस चीज पर निर्भर करता है? तो चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, चालक के तापमान पर भी निर्भर करता है। यह सारा बात हम आपको बता चुके हैं, तो यह तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन उससे ज्यादा बेटर है कि हम लोग सीधे लिख देंगे कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर।
विद्युत धारा पर ही डिपेंड करेगा कि विद्युत धारा में चालक का लंबाई कितना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है और तापमान कितना है। तो सीधे इसका जवाब हम लोग लिख देंगे चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। 68 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हम लोग इसका डी नंबर ऑप्शन सही लगा देंगे। हो सकता है कि यहाँ पर डी ऑप्शन में रहता कि इनमें से सभी, तो इसका जवाब इनमें से सभी भी हो जाता, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी होता है, जिसको सिल्वर भी बोलते हैं। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जिस पदार्थ में अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा का गमन होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए हम आपको बताए थे, क्या बताए थे? चालक पदार्थ बताए थे, कुचालक बताए थे, अर्धचालक बताए थे और अति चालक बताए थे। और अति चालक में हम आपको बताए थे कि अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा का गमन हो रहा है, तब हम लोग उसको अति चालक पदार्थ बोलते हैं। तो 70 नंबर क्वेश्चन में आपसे वही ना पूछ रहा है कि अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा का गमन हो रहा है, तब उसको अति चालक यानी कि ए नंबर ऑप्शन बोलेंगे। 70 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। कॉपर, जिसको हिंदी में तांबा बोलते हैं, तो कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, कॉपर का प्रतिरोधकता होता है 1.6 गुने 10 के पावर -8, ठीक है, ओम मीटर। क्योंकि आपसे प्रतिरोधकता पूछा जा रहा है तो प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक ओम मीटर होता है। तो कॉपर की प्रतिरोधकता कितना हो जाएगा? 1.62 गुने 10 के पावर -8 ओम मीटर। 71 का डी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता कितना होता है। एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता, अभी हम आपको ऊपर में तांबा का बताए, नीचे यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन में आपसे एल्युमिनियम के बारे में पूछा जा रहा है। तो एल्युमिनियम का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता होता है 2.63 गुने 10 के पावर -8 ओम मीटर, इसलिए 72 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसको 1 वाट बोलते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि 1 सेकंड में 1 जूल का कार्य किया गया हो तब उसको 1 वाट बोलेंगे। इस प्रकार से भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि यदि 1 सेकंड में 1 जूल का कार्य किया गया हो तब उसको 1 वाट बोलेंगे, यानी कि 73 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 74 नंबर प्रश्न, देखिए 73 नंबर प्रश्न को ही यहाँ पर घुमा करके पूछ दिया गया है कि 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की दर को, जिस प्रकार से अभी हम आपको समझा रहे थे कि 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, तो वहां पर सिर्फ 1 डब्ल्यू लिखा हुआ था और यहाँ पर 1 वाट लिखा हुआ है। तो 73 और 74 नंबर प्रश्न सेम ही है, बस अलग अलग तरीके से लिखा गया है। तो 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की दर को 1 वाट बोलते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। 74 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन, बीओटी यूनिट क्या होता है। बीओटी यूनिट के बारे में हम आपको बता चुके हैं। बीओटी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग नीचे कमेंट में हमें बताइएगा। इसका फुल फॉर्म हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो बीओटी का फुल फॉर्म आप हमें नीचे कमेंट में बताइए, और बीओटी यूनिट बराबर कितना जूल होता है, इसका जवाब आपको यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन में देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, यानी कि 75 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और बीओटी का फुल फॉर्म आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब 76 नंबर क्वेश्चन, तो विद्युत बल्ब आप सभी लोग जानते हैं कि कांच का बना होता है, तो इसलिए 76 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज का होता है, तो टंगस्टन का होता है, ध्यान रखिएगा। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है, आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। देखिए अभी हम आपको बताया और क्वेश्चन भी आ गया 77 नंबर कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है। 77 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज का होता है, तो टंगस्टन का होता है। और यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन में पूछ भी दिया गया है कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। 78 नंबर, ठीक है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो टंगस्टन का गलनांक 3000 डिग्री सी होता है, यानी कि 3000
3000 डिग्री सेल्सियस। अगर टंगस्टन को हम लोग 3000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करेंगे तो यह गलना शुरू हो जाएगा, यानी कि गलने लगेगा। तो इसका गलनांक कितना हुआ? 3000 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब देखेंगे 79, नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं, यानी कि नाइक्रोम का जो निर्माण होता है वह कौन कौन से तत्व को मिला करके किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, नाइक्रोम का निर्माण होता है निकेल और क्रोमियम को मिला करके। तो नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व मौजूद हैं? तो निकेल और क्रोमियम। 79 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए युक्ति का उपयोग किया जाता है। किस युक्ति का उपयोग किया जाता है विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए? तो सुरक्षा के लिए हम लोग विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज का उपयोग करते हैं, ताकि अगर हाई वोल्टेज भी आ जाए या फिर अति भारण या लघु पतन कुछ भी हो जाए, सबसे पहले विद्युत फ्यूज ही उड़ जाए। तो विद्युत फ्यूज जो हो गया वह सुरक्षा का एक मानक चिन्ह हो गया। तो 80 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत फ्यूज का। चलिए, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हम आपको बता भी चुके हैं कि मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3000 ओम होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध 3000 ओम, लेकिन अगर मानव शरीर गीला रहे तब उसका प्रतिरोध हो जाता है 200 से 300 ओम। ठीक है, दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। ऐसा नहीं कि आप लोग सोच लीजिएगा कि यदि गीला रहे चाहे सूखा रहे प्रतिरोध तो सेम ही होगा। नहीं, मानव शरीर का प्रतिरोध ऐसे 3000 ओम होता है, लेकिन अगर मानव शरीर गीला रहे तब उसका प्रतिरोध 200 से 300 ओम हो जाएगा। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन में पूछ भी दिया गया है कि जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है? तो 200 से 300 ओम। अभी हम आपको बताएं, 82 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, ग्रेफाइट जो होता है वह विद्युत का सुचालक पदार्थ होता है। चलिए 84 और सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस चैप्टर का। अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो जाहिर सी बात है कि अमीटर में विद्युत धारा को मापा जाता है। तो 84 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है, लेकिन अगर रहता कि वोल्टमीटर से किस चीज को मापा जाता है, तो वोल्टमीटर से विभवांतर को मापा जाता है। तो दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए कुल मिलाकर के हम आपको चौथे चैप्टर यानी कि विद्युत धारा वाले चैप्टर में 84 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लंबा था। पूरे 7 पार्ट में पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम खत्म कराए थे और 84 क्वेश्चन में हम सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म करा दिए। तो आज आपका यह विद्युत धारा वाला चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। तो आप लोग बताइएगा हमें नीचे कमेंट करके कि यह पूरा चैप्टर आपको बेहतर तरीके से समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि हम पूरी कोशिश किए कि आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक प्रश्न, एक एक बात, एक एक शब्द अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, और एक एक बात को समझाने के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत किए। तो आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि एक एक चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का यह क्लास आपको भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगा होगा, मज़े से आप लोग क्लास किए होंगे। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज आप लोग कितने प्रश्न का सही जवाब बताए हैं, और कमेंट में जो हम आपसे BOT का फुल फॉर्म पूछे थे उस फुल फॉर्म को भी जरूर बताइएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का यह क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा बेटर लगा होगा, बेहतरीन लगा होगा, मज़े से आप लोग क्लास किए होंगे। तो यदि आप लोग को आज का यह क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को लाइक यानी कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में कोई दूसरे सब्जेक्ट के साथ, कोई अगला चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।